अच्छा, ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो जी लिखेगा यानी कि गुड, और बुरी लगी है तो बैड लिखेगा यानी कि बी। क्योंकि ये सीरीज जो है अब इससे आगे इस साल में इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास में इतना टाइम है कि मैं इस सीरीज को दे पाऊंगा। इसलिए ये इस पर्टिकुलर सीरीज का यहाँ पर आप लोगों के सामने लास्ट वीडियो है। तो आप लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना सपोर्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, अच्छे से चीज़ों को लेकर चलेगा। इस सीरीज का ये पर्टिकुलर लास्ट वीडियो है यहाँ पर, तो आप लोग इसको पूरा प्यार दिखाइएगा ताकि अलविदा जो हो सके वो प्यार के साथ में अलविदा हो सके। उन्हें कहते हैं कि किसी खूबसूरत मोड़ पर एक तरीके से किसी इंसान को अगर छोड़ना हो तो यहाँ पर गिले शिकवे करके नहीं छोड़ा करते, तो किसी जिंदगी को एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना ही अच्छा, अगर उसको आगे ना बढ़ा सको। आशा करता हूँ कि आप लोग ये बात समझोगे हैं। ये इस साल का आखिरी वीडियो है, अब अगले साल मिलूंगा, ठीक है। सीरीज स्टार्ट हुई है तो ये अब बंद नहीं होने वाली है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। किस किस को डर लगा थोड़ा सा है, डर के आगे जीत है? माउंटेन ड्यू नहीं बोलूंगा, प्योर पानी बोलूंगा। तो काफी अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने इस सीरीज को जो है काफी प्यार दिया। कंटिन्यूअसली इसी तरीके से ये वीक में आप लोगों के सामने एक वीडियो आती रहेगी। अच्छे से एंजॉय करते रहिए इसको यहाँ पर। और इस साल की और इस महीने की आखिरी वीडियो है, क्योंकि अब मैं आप लोगों से नए साल में मिलूंगा अगले महीने के साथ में, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करिएगा। तो इस साल की इस आखिरी वीडियो को पूरा प्यार दीजिएगा। तो लव यू ऑल इतने प्यार से इस सेशन को एंजॉय करने के लिए। आइए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। बाकी जो वीडियो आप लोग देखते हैं, अगर इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग एप्लीकेशन पर मिलते हैं। फ्री टेस्ट एंड क्विज वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर में, तो वहां पर ये आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक तो रेगुलर क्विज आता है शाम को 5 बजे, और संडे में 12 बजे एक पर्टिकुलर वीडियो आती है। तो ये सारे के सारे जो भी आप लोग वीडियोज यहाँ पर देखते हो, उनका एक प्रैक्टिस सेशन भी आप लोग के होते रहते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन के ऊपर भी। और वीकली भी आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेशन में यहां पर भी लेकर आता हूं, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि करंट अफेयर को 360 डिग्री में अगर कवर करना है, तो एसएलवी आप लोग की बेसिकली उन्हें कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी, तो यहां पर आप लोगों के साथ में हमेशा मौजूद रहेगा। तो आप लोग एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और studyloverveer.in वेबसाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर नीचे जाएंगे तो फ्री टेस्ट एंड क्विज का ऑप्शन आएगा, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहां पर आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस कैटेगरी में, तो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएगी। आशा करता हूं कि ये चीजें आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करके चल रहे होंगे। अब आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलग अलग सेक्शन को एक एक कर देखेंगे और तसल्ली में सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे, तो इसलिए वीडियो को टकटकी लगाकर एंजॉय करिएगा। ओके, ये जो सेक्शन है इसके ऊपर में स्टार लगाना, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट स्कीम आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जाती है, और यहां पर कुछ ऐसी स्कीम भी डिस्कस करूंगा जो कि कंट्रोवर्सी में आ गई है, उसके बारे में तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और कंट्रोवर्सी के साथ साथ में अगर उनको 10 साल पूरे हो गए और कैग की रिपोर्ट के अंदर में कोई बकायती हो गई, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टार लगाकर। ओके, मुझे अभी भी याद है जब हमारे देश की पॉपुलेशन चाइना से आगे निकली थी, तो हमारे देश की चाइना ने मजाक उड़ाई थी कि भाई पॉपुलेशन तो तुमने बढ़ा ली पर हमसे ज्यादा हो गई, पर लेकिन क्या तुम्हारे पास में स्किल पॉपुलेशन है, यानी कि जनता के पास में कोई कौशल है? तो हमारे देश के द्वारा, सरकार के द्वारा इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमारी पॉपुलेशन के पास में कौशल हो, तो एक स्कीम स्टार्ट की गई थी 2015 में, जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पर लेकिन कोई भी काम हमारे देश के अंदर में सीधा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? हर एक चीज में कुछ ना कुछ टेढ़ापना आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये स्कीम तो इतनी टेढ़ी हो गई कि भाई साहब इसको सीधा करने में जो है कई सारे जन्म लग जाएंगे लोगों को। आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया, इस स्कीम के अंदर में पिछले 10 सालों के अंदर में जितने भी लोगों के अकाउंट में पैसे गए हैं, उनको स्किल प्रोवाइड कराई है, उनके रिकॉर्ड जो भरे गए हैं इसके अंदर में, वो खर्चा किया, दिखाया गया कि कितना खर्चा हो गया, तो सारे के सारे फेक देखने को मिले यहां पर, जिसने सबको दहला के रख दिया। और ये बात मैंने नहीं बताई, ये कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताई। 2015 से लेके 22 के अंदर में इन्होंने रिपोर्ट को ऑडिट कर लोकसभा के अंदर में जब रखा ले जाकर, तो ये बोला 94% जो रिकॉर्ड है वो यहां पर फेक हैं, जिनकी बैंक डिटेल्स यहां पर डाली गई है वो यहां पर ऐसे हैं कि भाई साहब इनवैलिड एंट्री दिखाई जा रही है। मतलब इसको ऐसे समझो, मैं आप लोगों को यहां पर अगर मैं आप लोगों को यहां पर 10,000 रुपए देता हूं, और 10,000 रुपए देकर मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि आप लोग जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया में आप लोगों को 10 बच्चों को ट्रेन करना है, और उन बच्चों को कितना स्किल तुमने दिया है, कितना तुमने पढ़ाया है, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे देना।
आप लोगों ने क्या करा, उस पैसे को अपनी पॉकेट में लगा लिया और वहां पर लोकल एरिया से बस एंट्री करवा ली किसी तरीके से, या फिर हो सकता है एक ही डॉक्यूमेंट्स रखा यहां पर और नाम अलग अलग चढ़ा दिया उसके अंदर में, और लाकर मुझे बोल दिया कि वीर भाई हमने इनको सबको जो है पढ़ाया है, यहां पर ये पैसे खर्च हो गए। ऐसा काम किया गया यहां पर, एक 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 करके एंट्री, 000 करके एंट्री, यहां पर एक ही इंसान की फोटो कई कई बार यहां पर रिपीट हो रही है, एक ही इंसान का डिटेल्स कई कई बार रिपीट हो रहा है यहां पर। तो यहां पर 94% रिकॉर्ड, मतलब सोच के देखो ओनली 6% ढंग से काम हुआ होगा, और 94% तो खुद कैग बता रहा है, बाकी ग्राउंड में तो पता ही नहीं क्या चल रहा होगा। यहां पर कई सेंटर ऐसे हो गए जो फिजिकली शटडाउन पड़े हुए हैं, उनके लिए पेमेंट लिया जा रहा है यहां पर। तो इस तरीके की हरकतें देखने को मिलेंगी। याद है कुछ दिनों पहले ऐसा होता, दिल्ली की सरकार के द्वारा एक पंचायत जो है, पंचायत का सिस्टम था, पंचायत घर था, उसके ऊपर में पेंट करवा के, बस थोड़ा सा पेंट भी नहीं करवाया था, एक नया बोर्ड लगा के उसका फोटो खिंचवा के चले गए थे, और बाद में बवाल हो गया था कि ये तो पुराना का पुराना ही है। करते क्यों ऐसे? क्योंकि जो पैसा आएगा अब वो यहां पर इनकी पॉकेट में चला जाएगा। तो ये ऐसी हरकतें जब यहां पर देखने को मिली, तो इस स्कीम के पीछे जो है पूरा का पूरा बवाल हो गया यहां पर, कि जिसको स्किल प्रोवाइड कराने के लिए रखा गया था वही तुमने खा डाली, तो स्किल कहां से लोगों के पास में जाएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को तो बंद कर देना चाहिए अगर ऐसी कोई इनिशिएटिव निकल कर आ रहा है जिसमें खुद कैग जो है यहां पर इनके काले चिट्टे खोल रहे हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इंप्लीमेंट करा था, इसको नंगा करके सड़क पर घुमाना चाहिए इस कॉर्पोरेशन को कि तू क्या कर रहा है, तो किस लिए बनाया गया था यहां पर लोगों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करना, उनकी इंप्लॉयबिलिटी बढ़ाना कि उनको जॉब मिल सके, उनको एजुकेट करना, और यहां पर नेशनल स्किल ये क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाना। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब पोल्यूशन होता है तो जो पोल्यूशन नापने वाला मीटर है उसके ऊपर में जाकर पानी डाल दो तो यहां पर पोल्यूशन की रीडिंग कम हो जाएगी और ये दिखेगा पूरे शहर का पोल्यूशन खत्म हो गया। वो सेम हरकतें इस स्कीम के साथ में यहां पर की गई है। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई और खुद कैग कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इसका पर्दाफाश कर दुनिया के सामने रखा है यहां पर। तो सोच के देखो, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम थी। और सबसे खतरनाक चीज तो पता है मुझे क्या लगी जब मैं इस स्कीम के बारे में पढ़ रहा था? यह इसको पहले पार्ट ए आया, फिर पार्ट बी आया, फिर पार्ट सी आया, यानी कि एक बार नहीं छिके। यहां पर जब फेज चेंज हो रहे थे तो भाई कौन था यहां पर, मुझे तो बस ये बता दो तुम यहां पर। तो ऐसी स्कीम कौन देख रहा था यहां पर कि फेज भी इसके चेंज हो रहे हैं और ये कई सारे सेक्टर में थी। यहां पर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, अलग अलग एरिया में स्किल प्रोवाइड करानी थी। तो सोच के देखो यहां पर तो ये कर क्या रहे थे पिछले 10 सालों में, फेज भी चेंज कर रहे हैं भाई साहब। शॉर्ट टर्म यहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहां पर प्रियर लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्किल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कहां जा रहे थे वो सर्टिफिकेट, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। तो कौन इनको लेकर, इनके पीछे डंडा लेकर भागो, इनको नंगा करके भगाओ सड़कों पर कि तुम ये तरीके की इंप्लॉयबिलिटी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो। तो ऐसी हरकतें हैं हमारे देश के अंदर में। अब आप लोग समझ जाओ किस लेवल पर निकम्मापन देखने को मिलता है यहां पर। और 10 साल से चली आ रही है स्कीम। 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो आप लोग की टैक्स पेयर की मनी की पानी में बहा दिए। और किसको स्किल दी गई? खुद कैग बता रहा है कि 94% तो फेक चीजें हैं इसके अंदर में। समझ लो आप लोग। एक साइड में हमारे देश के पड़ोसी देश जो हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पर माइनॉरिटी के साथ में क्या होता है, और दूसरी साइड में हमारे देश में अंदर माइनॉरिटी के अंदर में क्या होता है। आप लोग देखो, जियो पारसीज स्कीम स्टार्ट की गई थी 2013-14 में, और यहां पर ये सेंटर के द्वारा स्टार्ट की गई थी ताकि जो पारसीज कम्युनिटी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। ये वही पारसीज है जिसको आप लोग जोरास्ट्रन के नाम से भी जानते हैं। तो इन कम्युनिटी की संख्या हमारे देश के अंदर में घट रही थी, और ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर में इन कम्युनिटी के ऊपर में कोई अत्याचार हो रहा था, इसकी वजह से संख्या घट रही थी। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर में शादी करने की जो प्रवृत्ति है लोगों की वो डाइल्यूट होती जा रही है। साथ ही साथ में जो शादी भी कर लेते हैं वो बच्चे नहीं पैदा करते हैं और लेट शादी करते हैं, तो इसके चक्कर में इनकी संख्या घटती जा रही थी। तो हमारी सरकार के द्वारा इनकी संख्या को रिवर्स करने के लिए यहाँ पर, ताकि पॉपुलेशन डिक्लाइन को रोका जा सके, तो इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके और पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सके। तो स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया इंप्लीमेंट करने के लिए, और जो पारसीज इंस्टीट्यूशन है उनका भी सहायता लेकर इसको अच्छे लेवल पर आगे लेकर चलने की कोशिश की गई। यानी कि एक साइड में माइनॉरिटी की कम्युनिटी घटती जा रही है दुनिया में, और वहां पर उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, और हमारे देश के अंदर में इनकी पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है ताकि पॉपुलेशन फिर से बढ़े, इनको ज्यादा बेटर तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि और अच्छे से यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन के बारे में ये सोचें और उसको सपोर्ट देखने को मिले। तो ये चीजें ध्यान रखना। हमारे देश के अंदर में नॉर्मली पारसीज कम्युनिटीज हैं काफी लार्ज स्केल पर गुजरात राज्य के अंदर में पाई जाती हैं, और यहां पर यह माना जाता है कि अरब एरिया में पहले रहा करती थी,
और वहां से इनके ऊपर में अत्याचार हुए, तो फिर वहां से जान बचाकर ये आए थे हमारे देश के अंदर में। पर तब से लेकर इनकी संख्या जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। तो सरकार सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। उसके लिए जियो पारसी स्कीम लेकर आई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा। कौन है इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, एक तो आप लोगों को ये बताना है। दूसरा, हमारे देश के अंदर में टोटल कितनी माइनॉरिटी पाई जाती है, आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा। और लेटेस्ट सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है वो कौन सी ज्वाइन की गई थी। चलो मैं बता देता हूं। हमारे देश के अंदर में आज के डेट में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज, इनके जोरास्ट्रियंस, आप लोग ये बताना है कि लेटेस्ट कौन सी माइनॉरिटी ऐड की थी। तो लेट मैरिज, इनफर्टिलिटी और अराउंड 30% लोग जो है वो शादी ही नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इनकी संख्या घट रही है। अगर कल को कुछ लिखने के लिए भी आ जाए कि पॉपुलेशन घटने के रीजन क्या होते हैं, तो वहां पर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा का। एक स्कीम है जिसका नाम है यहां पर NSSH। कल को चलकर शॉर्ट फॉर्म में कोई दे देगा और पूछ लेगा भाई बताओ ये स्कीम क्या है, तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे कि यार ये तो पता नहीं है फुल फॉर्म क्या है। तो यहां पर याद रखना SC और ST के बारे में बात की जा रही है। तो हमारे देश के अंदर में माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, बच्चे, बुजुर्ग, नॉर्थ ईस्ट, ये वो इंपॉर्टेंट एरिया हैं जिन पे सरकार अक्सर अलग से क्वेश्चन पूछती हुई नजर आती है। जब यहाँ पर सरकार की स्कीमें आती है तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, या एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाते हैं। स्टेट पीसीएस की भी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसलिए ऐसी स्कीम जरूर ध्यान रखना। तो इसको नेशनल SC/ST हब बोला गया, ये की स्कीम हमारे देश के अंदर में। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कोई आप लोगों से पूछ लेगा यार ये स्कीम है हमारे देश के अंदर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में है, तो इसका मतलब इसको ना मिनिस्ट्री भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाली ही होगी। तो आप लोग ध्यान रखना, नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये स्कीम जो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग वाला जो मिनिस्ट्री है वो यहां पर लेकर चलती है। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन NSIC के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया, ताकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनका बिजनेस बन सके और उसके बिजनेस को प्रमोट कर सके यहां पर। तो ये बेसिक पर्पस था कि उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आ जा सके, क्योंकि उनको अक्सर हम लोग भूल जाते हैं और पीछे छोड़ देते हैं। तो सरकार ये कह रही है कि जितने बड़े बिजनेसमैन है आज के डेट में, उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ना के बराबर देखने को मिलती है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल, इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है समाज के अंदर में। तो इसलिए यहां पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सबका साथ सबका विकास तभी बनेगा अगर ये कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर कर रही है, खरीद रही है, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत भी यहां पर इनको सपोर्ट मिलेगी। मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कोई है यहां पर इंसान, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लो उसने अपने घर के अंदर में बेसिकली कुछ चटाई बना दी, तो यहां पर चटाई बना दी, मुड्ढे बना दिया, कोई अचार बना दिया, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको खरीद बेचे कहां पर, तो सरकार कह रही है कि हम आएंगे यहां पर पिक्चर में। तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और जो भी यहां पर सेंट्रल PSUs है यहां पर, वो यहां पर 4% जो है लगभग वो यहां पर खरीदेंगे माल को, ताकि मार्केट में अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो फिर भी यहां पर इनका प्रोडक्ट मार्केट में निकल सके और यहां पर इनको सपोर्ट देखने को मिले। तो ये इस तरीके से स्कीम काम करती नजर आएगी। दूसरा, इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हमारे देश के अंदर में जो अलग अलग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, वो भी काम करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक सेकेंड, क्या आ गए, कहां से आ गए, कैंसिल कर देते हैं। यहां पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात और कि यहां पर इनके साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और टेंडर वगैरह में भी इनको सपोर्ट देखने को मिलेगा ताकि ये भी अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। तो ये फायदा रहेगा, सरकार इसमें आकर बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएगी। तो ध्यान रखना 4% तो सरकारी लेकर चली जाएगी, बाकी और देखो कहां कहां पर सपोर्ट होगा। तो ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिल रही है। पर इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कोई भी बोल देगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इसको इंप्लीमेंट करेगी, नहीं, इसको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की स्कीम है और इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। तो इसको स्टार लगाकर याद रखना, और शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं अक्सर आप लोगों से एग्जाम में, तो उसको लेकर भी कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंग और प्यारी स्कीम है, स्कीम का नाम है टाइड। टाइड जो स्कीम है यह टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर। तो 2.0 वर्जन देखने को मिला, लॉन्च की गई थी 2019 में। अब यहां पर जो ये वर्ड है इंक्यूबेशन, इसका मतलब समझो आप लोग यहां पर, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी है पर लेकिन रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो पढ़ाई और रिजल्ट आने के बीच का जो टाइम है, इनके जो प्रोसीजर है, उसको आप लोग ये बोल सकते हो कि एक ऐसा ड्यूरेशन जहां पर रिजल्ट दिखना स्टार्ट होने लगे, तो यहां पर उसमें प्रोसीजर का टाइम जो है वो यहां पर इंक्यूबेशन होता है। यानी कि जैसे शरीर में बीमारी लग गई पर अभी सिम्टम्स नहीं दिखे बीमारी के, तो इसका मतलब अभी एक तरीके से प्रोसीजर चल रहा है। तो पीरियड बिटवीन कैचिंग द डिजीज
और टाइम सिम्टम्स दिखने के, तो पीरियड बिटवीन स्टडी स्टार्ट करना और सिम्टम्स दिखना सिलेक्शन के, तो उसके बीच का टाइम बोल सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा डेवलप करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर उस स्कीम का नाम यहाँ पर ये दिया गया है। किसमें काम करेंगे भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, यानी कि इस फील्ड में अगर कोई बिजनेस बनाना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर इसके फील्ड में टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट कोई लेकर आना चाहता है, जैसे डीप सीक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ग्रोक हो गया, ये सारे के सारे बाहर की कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट है। हमारे यहां पर एक मिनिस्टर ने आकर गला फाड़कर ये बोला था कि हमारा देश बड़ा बेकार है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराने में बस रहते हैं, जैसे कि यहां पर जोमेटो, हम लोग यहां पर जेप्टो, हम लोग यहां पर ब्लिंकिट, हम लोग अमेजन, ऐसे ऐसी चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई कोई फेसबुक बना दे, कोई व्हाट्सएप बना दे, कोई यहां पर इंस्टाग्राम बना दे, कोई यहां पर कोई ऐसा काम करे, ऐसे स्टार्टअप हमारे देश के अंदर नहीं है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए यहां पर फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी, ताकि यहां पर इसको सपोर्ट किया जा सके और ऐसे सिस्टम भी हमारे देश के अंदर में निकल कर आए। तो ये था बेसिकली स्कीम जिसके बारे में आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो स्कीम है किस डोमेन की है, किस तरीके से काम करने वाली है, सरकार सपोर्ट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रही है। तो देखते हैं कितना इसका रिजल्ट निकल कर आ पाता है यहाँ पर। तो ये एक स्कीम है जिसके बारे में भी आप लोग और याद रख सकते हैं। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो भी अलग अलग मिनिस्ट्री के जो इनिशिएटिव हैं उनके बारे में, उनके द्वारा कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन या कोई भी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो सब कुछ गवर्नेंस के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सेक्शन बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और जहां पर भी मैं किसी मिनिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, आप लोगों को उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्योंकि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को एटलीस्ट ये बातें पता होनी चाहिए। एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, पर लेकिन रेगुलर न्यूज में देखने को मिलता है, तो कोई इंसान बोल रहा है खड़ा होकर वहां पे कुछ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से मिनिस्टर है यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसा पता रहेगा तो आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। वरना ये कहेंगे यार पता नहीं कौन है आदमी, और पता चला बाद में यार ये तो वो मिनिस्टर है। तो इसलिए एक यूपीएससी के कैंडिडेट को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो एटलीस्ट इतना आइडिया जरूर रखना है। आइए अब न्यूज देखते हैं। ये डायलॉग किस मूवी का है कि म्हारी छोरी छोरो तक कम है के? इस डायलॉग में आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारी पंचायत पार्लियामेंट तक कम है के, यानी कि हमारी पंचायत भी पार्लियामेंट से कम नहीं है। तो अभी रिसेंटली एक ऐसा इनिशिएटिव देखने को मिला जो कि हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा स्टार्ट किया गया, और इस सॉरी, इसमें यहां पर नाम रखा गया इसका सभासार। सभासार अगर हिंदी में बोलूं तो एक सभा होगी, उसका पूरा का पूरा सार यानी कि सारांश यानी कि जिस्ट मिलेगा। जैसे एसएलवी आप लोगों को यहाँ पर ये क्लासेस है, इनका एक पूरा का पूरा जिस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है करंट अफेयर का, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो जो भी सभा हुआ करेगी उसको एआई का इस्तेमाल कर कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वॉइस हुआ करेगी, इनके जैसे मैं बोल रहा हूं, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया करेंगे और उसका एक समराइजेशन मिल जाएगा। यानी कि जैसे हमारे देश के अंदर में अगर कोई भी पंचायत की मीटिंग हो रही है तो उस पंचायत का सारा सिस्टम जो है वो यहाँ पर एक टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो यहाँ पर लोगों को मिल जाया करेगा, ताकि प्रोसीडिंग में क्या क्या हुआ है, वहां पर उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया है, वो सारी चीजें सामने निकल कर आ सके। इसमें यहां पर दो चीजों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। एक तो भाषणी, जिसमें अलग अलग भाषा, क्योंकि पंचायत में ऐसे तो बात नहीं कर रहा हूं नॉर्थ इंडिया की हिंदी बोलते हैं, भाई साउथ इंडिया में जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो भाषणी ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। और नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत में पूरा का पूरा काम आप लोग को इसके साथ में इंटीग्रेट कर यहां पर ये पूरा चलेगा। तो यानी कि डिजिटल गवर्नेंस का ये टूल हो जाएगा। ग्राम सभा और पंचायत की जो मीटिंग है अब वो भी आप लोगों को ऑनलाइन कंटेंट के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी कि भाई ये बातें क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ऑनलाइन डेटा आप लोग को मिल जाएगा। तो एआई पावर्ड मीटिंग गांव की पंचायत की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे क्या रहेगा, मान लो आप लोग आज के डेट में आते हैं बिहार से, और एक इंसान आता है मध्य प्रदेश से, एक इंसान आता है तमिलनाडु से। अब हर एक पंचायत के अंदर में क्या क्या चल रहा है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का बच्चा भी तमिलनाडु या केरला या किसी और पंचायत के बारे में जान पाएगा। तो ये एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी और एक स्टैंडर्ड बन जाएगा पूरे देश के अंदर में, और इजिली कोई भी उसका एक्सेस कर पाएगा। तो इसका नाम इनके द्वारा रखा गया सभासार, यानी कि पूरी सभा का एक सार। तो पहला तो क्वेश्चन ही बन जाएगा कि सभासार किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत का है। आप लोग ये बताइए, पंचायती राज सिस्टम हमारे देश के अंदर में ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था या बाद में संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया? अगर बाद में ऐड किया गया तो कौन सा संविधान में संशोधन किया गया? और अगर ओरिजिनली यहां पर इसके बारे में संविधान में कहीं मेंशन था तो संविधान के कौन से पार्ट में और किस आर्टिकल में मेंशन था?
तो ये कुछ बेसिक बातें आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। तो सभासार इनिशिएटिव के बारे में ये तो कुछ बातें हो गई आप लोगों के सामने। अब यहां पर अभी फिलहाल के टाइम पर जब कोई चीजें स्टार्ट की जाती है तो जैसे कि हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कई सारी चीजें यहां पर सपोर्ट करेगा। तो जैसे मैं बोलूं यहां पर बोलते बोलते मेरी जो वॉइस है उसका कई बार यूट्यूब भी क्या करता है, उसमें बेसिकली स्क्रिप्ट चलाता हुआ नजर आता है। तो आप लोगों ने नॉर्मली ऐसा देखा होगा। तो यहां पर इस तरीके से तो ट्रांसक्रिप्ट होगा, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाएगा जिस भी लैंग्वेज में चाहिए यहां पर, और उसकी समरी तैयार होगी। तो पूरा का पूरा ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे पर्सनली जब इसके बारे में मैंने जाना। तो हमारी पंचायत को सख्त करने की कोशिश की जा रही है। तो पंचायत सशक्तिकरण का ये प्रोग्राम है जो कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। वैसे तो टॉपिक यहां पर खत्म हो गया, पर मेरा मन नहीं भरा। मैंने कहा कि सारे जो भी रिसेंट के इनिशिएटिव हैं हमारे देश के अंदर में पंचायती राज सिस्टम को लेकर, वो भी एक ही जगह इकट्ठे कर एक बार में बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो यहां पर कई सारे इनिशिएटिव है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ई ग्राम स्वराज। तो यहां पर एक पोर्टल आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें गांव के अंदर पैसा, प्लानिंग, उसकी रिपोर्ट, कहां पर क्या क्या एसेट्स हैं उसके बारे में, और डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस का है, यानी कि गांव के लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके यहां पर। ठीक है। इसी के साथ में पंचायत निर्णय, यानी कि रियल टाइम में क्या क्या चीजें चल रही है मीटिंग के अंदर में, उसके अकाउंटेबल ठहराने के लिए ये इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। एक बड़ा ही बेहतरीन है यहां पर जिसको बोला गया था ग्राम मानचित्र, यानी कि गांव की पंचायत का पूरा मैप, नक्शा वो रहेगा ताकि पता चले कहां कहां पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। यहां पर स्वामित्व स्कीम बड़ी प्यारी थी यहां पर, जिसमें हर एक इंसान को उसकी प्रॉपर्टी का ओनरशिप दिया जा रहा था ताकि कल को चलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदे और बेचे तो केस ना बने और कोर्ट के चक्कर न काटते फिरे। यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, तो इसका बेसिक पर्पज ये था कि पंचायत जो है उनकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है, ऑडिट करना ऑनलाइन पंचायत के अकाउंट का कि फाइनेंशियल सही तरीके से पैसा खर्च करने या फिर प्रधान अपनी पॉकेट में लगा रहा है, और ये गांव के लोगों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी प्रोवाइड कराना उनको, ताकि शहरों और गांव के बीच का जो गैप है उसको खत्म किया जा सके। तो ये टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 और 7 इनिशिएटिव हैं जिनके बारे में याद रखेगा। तो कल को पंचायत के बारे में कोई आप लोगों से लिखवा ले, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले या डायरेक्ट पूछ दे ये इनिशिएटिव किसके हैं, तो ये आप लोग को पंचायती राज सिस्टम के साथ में जुड़े हुए इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं कि मजा आ गया होगा एक ही जगह सारी चीजें जानकर। ओके, ऐसा काम सरकार अगर एजुकेशन और हेल्थ में भी कर दे तो दिल खुश हो जाए। यहां पर जो फिलहाल अभी भारत टैक्सी इनिशिएटिव के द्वारा सरकार आप लोगों को करती हुई नजर आ गई। मुद्दा क्या है यहां पर, जैसे आज के डेट में आप लोगों को टैक्सी लेनी है तो आप लोग ओला या उबर का प्लेटफॉर्म आप लोग डाउनलोड करते हो, या फिर रैपिडो, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट आप लोग यहां पर एप्लीकेशन, उसमें आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो और वहां पर ड्राइवर की भी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आप लोग अगर अपना डेस्टिनेशन डालते हैं कहां पर जाना है तो उसी के हिसाब से आप लोग को ड्राइवर मिल जाता है। पर लेकिन इस बीच में जो पैसा आप लोग पेमेंट करते हो उसका कुछ शेयर जो है वो ओला उबर वाले अपनी पॉकेट में लगाते हैं और कुछ यहां पर ड्राइवर को देते हैं। तो यानी कि सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर लेता है, बस उसको कस्टमर देने के लिए यहां पर ये पैसा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बोला गया कि ये सारे के सारे फंडे आप लोगों को खत्म होते हुए नजर आएंगे क्योंकि भारत टैक्सी इनिशिएटिव यहां पर ये बिचौलिया को खत्म कर रहा है। सरकार का अपना खुद का ऐसा इनिशिएटिव देखने को मिलेगा जो कि कोऑपरेटिव सिस्टम पर काम करता हुआ नजर आएगा। कोऑपरेटिव क्या होता है, जैसे अमूल, वहां पर हमारे देश की जो खासकर फीमेल है वो एक तरीके से पार्टनर है। अब कोऑपरेटिव और प्राइवेट में क्या फर्क होता है, मान लो कंपनी है अंबानी अदानी की, तो अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो एंजॉय करेंगे और नुकसान होगा तो वो उसको भरते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि सारा प्रॉफिट और नुकसान उनका होता है। जो सैलरी लेने वाले लोग हैं, काम करने वाले, उनको सैलरी मिल जाती है। वो अलग बात है कि सैलरी ऊपर नीचे हो जाए, पर लेकिन रियलिटी में उनको नुकसान जो है वो इतना नहीं झेलना पड़ता है, या फिर प्रॉफिट जो है वो उनमें नहीं बढ़ता है। कोऑपरेटिव में ये रहता है कि भाई प्रॉफिट होगा वो भी सब में बटेगा और नुकसान होगा वो भी सबका ही होगा। तो इस तरीके का फंडा है, जैसे 4-5 दोस्त मिलकर चीजों को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ऐसा ही सिस्टम है। यहां पर नेशनल लेवल पर ये इनिशिएटिव रहेगा गवर्नमेंट के द्वारा, सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर कौन है आप लोग बताइएगा। ये नेशनल ई गवर्नेंस ये डिवीजन NEGD इसका टेक्निकल पार्टनर है और ये इंडिया की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें ड्राइवर शेयर होल्डर रहेगा, क्योंकि इसीलिए इसको कोऑपरेटिव बोला गया है। कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता, यानी कि मिलकर सब काम करेंगे, यहां पर कोई इनका बॉस नहीं होगा और यहां पर डायरेक्ट जो ड्राइवर जो शेयर होल्डर होगा, ना कि कॉन्ट्रैक्टर। छींक आ गई थी, ठीक है। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ड्राइवर है यहां पर उसका खुद का ये एक तरीके से ओन कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करेगा। कमीशन जो देना पड़ता है ओला उबर को वो नहीं देना पड़ेगा।
कोई भी प्राइस ऊपर नीचे होगा उसका पता रहेगा सबको। अब तो ये अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं। तो यहां पर डिजिटली चीजों को डील किया जाएगा और सिक्योरिटी भी फॉलो करनी पड़ेगी और फाइनेंशियली इनको फायदा होगा। गवर्नेंस, यहां पर स्टेबिलिटी, सरकार सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो कितना ही आप लोग इसको बढ़ा सकते हो। तो एक शानदार इनिशिएटिव है। तो यहां पर 4 ड्राइवर, 4 कंज्यूमर और 4 इकोनॉमी, सबके लिए बल्ले बल्ले वाली कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। ड्राइवर के पास में ज्यादा पैसा आएगा, सीधी सीधी बात है यहां पर, ठीक है। कंज्यूमर को अफोर्डेबल मिलेगा यहां पर टैक्सी यहां पर, और इकोनॉमी के अंदर में कोऑपरेटिव और गिग जो वर्कर हैं उनको एक सही तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत और यहां पर चीजें सही रहेंगी, ट्रांसपेरेंसी बनेगी, ओनर खुद अपना ड्राइवर रहेंगे। पर लेकिन चैलेंज कई सारे होते हैं यहां पर कि किस तरीके से प्राइवेट प्लेटफॉर्म जो है वो पता चला यहां पर वो अलग ही लेवल पर काम कर रहे हैं, कंपटीशन में आ गए। जैसे नहीं बीएसएनएल और जो बेसिकली एयरटेल और जियो, तो अगर देखोगे तो बीएसएनएल की कहानी खराब कर रखी है एयरटेल और जियो ने, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो उनके साथ में कंपटीशन देखना पड़ेगा, पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अक्सर जीत जाता है अगर सही तरीके से उसको स्टेब्लिश किया जाए। तो देखने वाली बात है कि कितना बेटर तरीके से चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएगी हमारे देश के अंदर में। तो भारत टैक्सी क्या है इनिशिएटिव, ये कैसे काम करने वाला है और इससे क्या फायदा देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी। और कोऑपरेटिव अगर कोई भी चीज हमारे देश के अंदर में लाई जाती है जो कि अलग अलग स्टेट के लिए हो तो भी ध्यान रखना। अच्छा, आप लोगों को जो कोऑपरेशन के बारे में बात की जाती है कोऑपरेटिव्स की, तो ये फंडामेंटल राइट भी रहता है। आप लोगों को पता है ना, आर्टिकल 19 है पार्ट 3 के अंदर में 12 से लेके कितने तक है, तो उसमें आर्टिकल 19 का कौन सा पार्ट है यहाँ पर, तो यहां पर देखने को मिलता है ना 1 का सी है, याद करवाया था आप लोगों को, तो वो आप याद रखिएगा यहाँ पर। तो कोऑपरेटिव की फंडामेंटल राइट भी है, और अगर एक ही स्टेट में है तो ये स्टेट का सब्जेक्ट हो गया, पर लेकिन कोऑपरेटिव अगर अलग अलग स्टेट में फैली हुई है तो फिर कई सारे स्टेट का पार्टिसिपेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आप लोग ज्यादा बेटर तरीके चीजों को ध्यान रख पाएंगे। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा बैक होगा, तो यहाँ पर बहुत ही ना के बराबर कमीशन वाली चीजें रहेंगी बिल्कुल, और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में रेगुलेट होगा यहाँ पर, और सिटी के ऊपर में ज्यादातर फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि पूरा का पूरा इनिशिएटिव समझ में आ गया होगा। देश में एक चीज आप लोगों ने फील की होगी, पीएचडी करके लोग जो है वो पियोन की, इनके चपरासी की पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हुए नजर आते हैं, पर लेकिन वहां पर सारे मेल देखने को मिलेंगे, फीमेल ना के बराबर है, क्योंकि फीमेल तो पीएचडी तक पहुंच ही नहीं पाती है। 18 हमारे देश के अंदर में लड़कियों की शादी को लेकर बात की जाती है, 18 के बाद में 3 साल लगभग अगर इंसान पढ़े तब जाकर तो ग्रेजुएशन होती है। तो कहां पर वुमेन पीएचडी करेगी, तो ना के बराबर रहती हैं। तो महिलाओं को पीएचडी के लिए सपोर्ट करने के लिए या रिसर्च के लिए सपोर्ट करने के लिए शक्ति स्कॉलर की बात की जा रही है, जो यंग रिसर्चर जो फेलोशिप है वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी लेकर आई है सरकार के द्वारा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे शक्ति स्कॉलर्स क्या है, एक तो ये ध्यान रखना किसका इनिशिएटिव है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनके महिलाओं का। कितना ड्यूरेशन का, 6 महीने का, लगभग कितना ग्रांट मिलेगा, 1 लाख के करीब यहां पर। तो इसमें क्या रहेगा, जो चैलेंज फेस किए जाते हैं वुमेन के द्वारा इस फील्ड के अंदर में, उन चैलेंज को साइड में करेंगे और यहां पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जेंडर बेस फोकस किया जा सके। यहां पर 100 टर्म का है यहां पर, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भारत की ही जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, उनको अलाउ किया जाएगा, बाहर की किसी फीमेल को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका ये तो पर्टिकुलर आप लोगों के सामने हो गई बात। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर में जो फीमेल रहेगी यहां पर, उस फीमेल का भी एक एज ब्रैकेट इनके द्वारा रखा गया है, यानी कि 21 से लेकर 30 साल की महिलाओं को यहां पर ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है यहां पर, तो उसको ही ये सपोर्ट मिलेगा। तो सरकार चाह रही है कि हमारे देश के अंदर में जो पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल या फिर पीएचडी जैसी चीजों में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि वहां पर महिलाएं ना के बराबर देखने को मिलती है। तो सरकार यहां से अपनी साइड से एक पुश देना चाहती है, और उस पुश को देने के लिए सरकार के द्वारा यहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की सहायता ली जा रही है इस चीज को सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये तो हो गया आप लोगों के सामने, तो बाकी इसके बारे में हल्का सा ध्यान रखना कि ये क्या स्कॉलरशिप है और क्या इनिशिएटिव है और किसके द्वारा। बाकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, ये तो एक स्टैटिक टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि हमारे देश के अंदर में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के थ्रू लेकर आया गया था 1992 में, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो महिलाओं के लिए जो पॉलिसीज काम करने के होते हैं उनके लिए काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, सिविल कोर्ट की पावर रहती है इसमें, पर पूरा ये कि महिलाओं के लिए काम करता हुआ नजर आता है। कोर इश्यूज, महिलाओं के साथ में कोई दिक्कत ना हो समाज में, उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ये शक्ति इनिशिएटिव आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इंपावरिंग रिसर्च फॉर वुमेन राइट्स, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो देखते हैं कितनी सारी फीमेल इससे सपोर्ट हो पाती हैं, तो आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। पर 21 से लेके 30 साल और ग्रेजुएशन 6 महीने और 1 लाख, ये क्वेश्चन बना देंगे आप लोग का, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये पॉइंट एटलीस्ट आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है।
यहां पर हम लोग बात करते हैं किसी अवार्ड के बारे में, किसी इंडेक्स के बारे में और किसी रिपोर्ट के बारे में। तो जो भी वीक के अंदर में यहां पर न्यूज में रहेगा तो उसके बारे में बात की जाएंगे। अभी एक अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में था जो कि डिफरेंट है, ज्यादा सुनने में नहीं मिलता है, पर लेकिन जब ऐसा अवार्ड आता है जो कि समाज के ऊपर इंपैक्ट डालता है तो आप लोगों उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। यहां पर बात की जा रही है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बारे में। इसको अभी रिसेंटली 2 अवार्ड मिले और इतने इंटरेस्टिंग है ये दोनों अवार्ड, आप लोग जानकर आप लोग को अच्छा लगेगा कि ऐसे भी इनिशिएटिव हमारे देश के अंदर में, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली एक तरीके के इनिशिएटिव अच्छे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम क्या है? ये हमारे देश के अंदर में एक ऐसी काउंसिल है जो कि संग्रहालय के उसमें काम करती है, इनके चीजों को पुरानी चीजों को सहेज कर रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी उसके बारे में पता चल सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, नॉर्मल सी बात है, कल्चर का काम करेगी, संभाल के रखना अपनी कल्चर को। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग को कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो इसको जो अवार्ड मिले हैं उन अवार्ड के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, और एक एक नहीं 2-2 अवार्ड मिले हैं। और यहां पर जो अवार्ड है यहां पर ये दिए गए 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी देहरादून उत्तराखंड में, जहां पर ये अवार्ड इनको दिए गए। पहला जो अवार्ड है वो है हर घर म्यूजियम, यानी कि हर एक घर के अंदर में म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। कैसे होगा? जैसे आप लोग किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो आप लोगों ने अपनी फोटो सिंगवा के रख रखी होंगी, या कहीं पुरानी यादें आप लोग कहीं घूमने गए थे वो सिंगवा के रख रखी होंगी। तो इनके द्वारा यहां पर उन सब चीजों को बोला गया कि एक तरीके से जो भी आप लोगों ने अपने जो म्यूजियम बना रखे हैं नेशनल लेवल पर, फोटोज, वीडियोज, स्टोरीज, जो पर्सनल कलेक्शन है उसका, तो उनके डिजिटल जो आर्काइव आप लोगों ने बना के रख रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की गई, क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपनी यादों को शेयर करें एक दूसरे के साथ में, तो इससे लोगों का इंगेजमेंट बढ़ेगा यहाँ पर। तो सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ लोगों ने यहाँ पर इनके साथ में इस चीज को लेकर कनेक्ट किया। तो ये कैटेगरी थी बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया इन द कोऑपरेट कंपेन, यानी कि कंपेन चलाना। तो हर घर म्यूजियम वाला ये कंपेन जबरदस्त चला। आप में से भी किसी ने पार्टिसिपेट किया था कि इसके अंदर में? कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा जो अवार्ड मिला इनको ये वेस्ट टू आर्ट, यानी कि जैसे पुराने टाइम पर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि घर में पापा का कोई कुर्ता पजामा फट गया तो उससे छलने बना लिए या पोछा बना लिया, तो रीयूज करना। ऐसे टूटे फूटे सामान का वेस्ट से कुछ आर्ट जनरेट कर देना, कुछ प्रोडक्ट बना देना। तो दूसरी कैटेगरी ये थी जिसे बोला गया वेस्ट टू आर्ट यहां पर। तो इसमें यह बोला गया कि भाई दुनिया भर का वेस्ट था लगभग, यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि 1200 किलोग्राम से ज्यादा जो वेस्ट था उसको यहां पर इंस्टॉल किया गया, यहां पर आर्ट की फॉर्म में, जो यहां पर ये म्यूजियम है इसके अंदर भी। और ये सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता हुआ नजर आता है कि हम लोग चीजों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे पर्सनली कि लोग जो है वो कनेक्ट भी हो रहे हैं इसके साथ में, और यहां पर इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और फिर यहां पर उसको म्यूजियम के अंदर में लाकर रखा जा रहा है ताकि फ्यूचर की जनरेशन को भी उससे जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके यहां पर। तो इस तरीके का ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो इसलिए याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहनी चाहिए। और खासकर जब अवार्ड भी मिल गया है तब तो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये नेशनल साइंस म्यूजियम मूवमेंट के तहत भी यहां पर चीजें देखने को मिलती है कि साइंटिफिकली भी चीजों को यहां पर प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। तो बेसिक पर्पज ये कि लोगों को इंगेज करें और हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को रीयूज करें। तो ये बेसिक पर्पज आप लोगों को यहां पर नजर आता है। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो आप लोग याद रख सके। कई बार अलग अलग इंस्टीट्यूशन मैच करने के लिए आ जाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यहां पर नेशनल साइंस सेंटर कहां पर है, तो दिल्ली के अंदर में है। नेहरू साइंस सेंटर कहां पर है, ये मुंबई के अंदर में है। साथ ही साथ में यहां पर आप लोगों से पूछे विश्वसरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी म्यूजियम कहां पर है, तो ये आप लोगों को बेंगलुरु के अंदर में देखने को मिलेगा। बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी म्यूजियम कोलकाता, साइंस सिटी कोलकाता, नेशनल साइंस सेंटर गुवाहाटी, यहां पर सेंटर रिसर्च एंड ट्रेनिंग लैबोरेटरी कोलकाता। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट ऐसी लोकेशन है जो कि कई बार मैच करने के लिए आ जाती है, और अगर थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि इसके बारे में पता चल गया, अवार्ड के बारे में पता चल गया, 2 पर्टिकुलर अवार्ड है उनका पर्पज क्या है उसके बारे में पता चल गया, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी वाले सेक्शन में जो मैं न्यूज़ आप लोगों को डिस्कस करूंगा वो सुनकर आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार। और कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि खासकर क्योंकि मैं गांव से आता हूँ तो गांव से रिलेटेड भी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि रीजनल रूरल बैंक के बारे में है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश के अंदर में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी नया लोगो जो है वो अनवील किया गया रीजनल रूरल बैंक्स का।
आप लोगों को ये बात बता दूं, जब हमारे देश के अंदर में बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था तो वो अक्सर शहरों में हुआ करता था। गांव में कोई नहीं चाहता था कि बैंक बनाए या उसका एटीएम देखने को मिले। आप लोग खुद बताइए, अगर आप लोग गांव से आते हैं, क्या आप लोगों के गांव में कोई भी बैंक है या फिर कोई एटीएम है? तो कई जगह आप लोगों को बैंक होगा तो एटीएम तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस कमेटी को पूरे 50 साल पूरे हुए जिसने यहां पर इसका रिकमेंडेशन दिया था, और ये था नरसिम्हा। तो नरसिम्हन कमेटी जो थी उसके द्वारा बोला गया कि गांव में अलग से एक बैंक सिस्टम होना चाहिए जिसको रीजनल रूरल बैंक बोला गया, यानी कि गांव की समस्या का समाधान करने के लिए ये पर्टिकुलर बैंक देखने को मिला। अभी इस बैंक का नया लोगो जो है वो अनवील किया गया। ठीक है, यहां पर लिखा गया फाइनेंस एंड ट्रस्ट और लाइफ ग्रोथ। तो ये आप लोगों को इसका लोगो देखने को मिलेगा जो कि ब्लू एंड ग्रीन कलर में है। यानी कि ब्लू कलर जो होता है वो आसमान का होता है और ग्रीन कलर जो होता है गांव में नॉर्मली खेती बाड़ी के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो उससे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यानी कि गांव से लेके ऊपर तक का बातें आप लोग समझ सकते हैं, जमीन से लेके ऊपर तक जाना है यहां पर, तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये अपवर्ड एरो को दिखा रहा है, यानी कि ग्रोथ को दिखा रहा है। यहां पर एक तरीके से आप लोगों को सिंबल देखने को मिलेगा, ये तो बड़ा ही प्यारा सा है, सपोर्ट का एक तरीके सिंबल दिखा रहा है यहां पर। और ये सिग्निफिकेंस है नॉलेज और एक तरीके से इंपावरिंग द रूरल पॉपुलेशन। अब यहां पर एक तो कमेटी याद रखनी है, नरसिम्हन कमेटी 1975। हमारे देश के अंदर में अगर कोई किसान आज भी लोन लेने जाता है तो बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गांव में किस तरीके से ओनली गांव के फोकस करते हुए, या फिर ऐसा जो सेमी अर्बन बोलते हैं जिसको कई बार आप लोग टाउन बोल देते हैं, वहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया, यानी कि उनके अकाउंट खोले गए, क्रेडिट फैसिलिटी दी गई, लोन वगैरह उनको मिल सके, जो कि पहले ओनली जो गांव के बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे तो उनसे लोन वगैरह लिया करते थे। तो इसके चलते रीजनल रूरल बैंक जो है वो 1976 में इसके लिए एक्ट लेकर आया गया। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, पहला जो बैंक बनाया गया उसका नाम भी पूछा सकता है, उसको प्रथम बैंक बोला गया। 1975 में पहला बैंक आया, फिर आगे चलकर यहां पर कानून भी आ गया उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन कई बार ये पूछे जाते हैं कि यहां पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो ऑपरेट करता है, जिसके अंदर ये रेगुलेट होता है, तो रेगुलेटरी जो बॉडी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर लेकिन आरबीआई को और भी बहुत सारे काम है, तो गांव के एरिया को रेगुलेट करने के लिए सुपरवाइजरी ऑथोरिटी है जो कि आरबीआई के बिहाफ में काम करती है, इसको कहते हैं नाबार्ड। तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। नाबार्ड का एक ईयरली आप लोगों को एग्जाम भी देखने को मिलता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म किसको पता है? अगर फुल फॉर्म आप लोग लिख दोगे तो इसका मतलब ये कि आप लोग रियलिटी में नाबार्ड के बारे में समझ पा रहे हैं, क्योंकि फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा कि कहां के बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो जो नाबार्ड है इसका नाम ही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव का डेवलपमेंट करने के लिए। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पहले रीजनल रूरल बैंक आया, उसके बाद में नाबार्ड आया। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जब तक गांव में बैंकिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो नाबार्ड क्या कर लेगा। तो नाबार्ड बाद में आया और आरबीआई के बिहाफ में ये गांव के बैंकिंग सिस्टम का ध्यान रखता है यहां पर, तो एक तरीके से। और यहां पर ये एरिया वाइज ऑपरेशनल होते हैं यहां पर। और आज की डेट में अगर कोई पूछे कि यहां पर कौन इनको रेगुलेट करता है, भाई ये आप गांव में देखने को मिलेंगे तो स्टेट, राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। तो सबसे बड़ा कंट्रोल तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 50%, फिर जिस स्टेट में जो बैंक है उसका 15%, और जो स्पॉन्सर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है उस बैंक को उसका 35% यहां पर। तो इनके टोटल मिलाकर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे बड़ा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, इसलिए नाबार्ड यहां पर इसको यहां पर मैनेज करता है, जो कि सेंटर के कंट्रोल में आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो कल को चलकर अगर कोई इसके बारे में पूछे, क्योंकि नया लोगो मिला है तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। और अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। तो ये जो रेशियो आप लोगों को बताइए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में ध्यान रखना। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं किस किस का कितना रेशियो है, कब इसको बनाया गया, पहला बैंक कौन सा था यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन, और कौन सी कमिटी थी यहाँ पर, तो वो कमिटी भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो नरसिम्हन कमेटी 1975 में निकाल के आया। आरआरबी जो है वर्किंग इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट गोवा एंड सिक्किम। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर एक तरीके से एक जगह तो अर्बन एरिया ज्यादातर देखने को मिलता है, तो इसके चक्कर में कई सारी चीजें आप लोगों को कई जगह नजर नहीं आती है। तो यहां पर गोवा तो पूरा ही अर्बन एरिया आप लोगों को यहां पर नजर आ जाता है। तो ऐसे भी कुछ बेसिक बातें आप लोगों को यहां पर बता दी हैं जो कि एक्स्ट्रा है इसके बारे में। तो कल को अगर कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोग एटलीस्ट यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेगा। हालांकि आगे फंक्शन कैसे करना है और बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आएगा टाइम टू टाइम, पर इतना बेसिक फाउंडेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांव के अंदर में फाइनेंशियल इंक्लूजन सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ये फाउंडेशन था रीजनल रूरल बैंक। ओके।
हमारे देश के अंदर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे रिसेंटली अभी देखने को मिली है यहाँ पर कि गांव के एरिया की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर बड़ा फोकस है सरकार का। अलग अलग फंड लेकर आ रही है। किसी देश के साथ में अगर एग्रीमेंट कर रही है तो वहां पर जो खासकर डेयरी सेक्टर में उनको बाहर से एंट्री नहीं दे रहे हैं ताकि हमारा डेयरी सेक्टर फल फूल सके, हमारे किसानों के हाथ में पैसा जाए। तो ऐसा ही एक इनिशिएटिव है यहाँ पर जिसको AHIDF बोला गया है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि पशुपालन को किस तरीके से सपोर्ट करना है उसके लिए फंड। और ये एक तरीके की सेंट्रल सेक्टर स्कीम का फंड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रही है ताकि गांव वाले एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एनिमल्स को सपोर्ट करने के लिए बन सके और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में यहाँ पर चीजें चल सके। तो 2020 में चीजें स्टार्ट की गई थी। तो फिलहाल टाइम पे यहाँ पर लगभग आप लोग समझ सकते हैं पूरे 5 साल भी इसको कंप्लीट हो गए थे 25 के अंदर में। तो अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा इंप्लीमेंट की जाने वाली है ताकि प्राइवेट लोग भी इसमें आकर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके कि गांव के अंदर से दूध इकट्ठा कर रहे हैं, उसके अंदर से पनीर बना रहे हैं, आइसक्रीम बना रहे हैं, या फिर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाकर उसको बेच रहे हैं। तो मिल्क और खासकर मीट प्रोसेसिंग, आप लोगों को बता दूं हमारे देश के अंदर में बड़ी मतलब सोचने में बुरा सा लगता है कि हमारा देश मीट प्रोसेसिंग में भी सबसे बड़े स्केल पर आता है क्योंकि एनिमल्स बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर कई सारे एनिमल्स जो दूध नहीं देते हैं यहाँ पर फिर उनको काट पीट दिया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग शहर में कई बार इस तरीके की बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है जो हमारा देश एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। तो फार्मर की इनकम जो है वो दूध से तो बढ़ती है क्योंकि कोई भी फार्मर अपने किसान जो है कभी भी किसी एनिमल को मारेगा नहीं क्योंकि वो उसके परिवार का पार्ट होता है, पर लेकिन बेच देता है उसको। तो बेचता है तो यहाँ पर जिसको बेचता है वो काटता है उसको ले जाकर। तो ये बड़ी ही बेकार सी चीजें लगती है, पर लेकिन ये फैक्ट है सोसाइटी का। तो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड या फिर यहाँ पर दूसरे जो भी सेक्टर है इसके साथ में मिलते जुलते उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ये पर्टिकुलर फंड। तो इसलिए ये गांव के अंदर में वैसे तो बोला गया था 2022 तक गांव के जो किसान है उनकी इनकम को डबल कर देंगे, पर लेकिन वो अलग बात है, वो नहीं हो पाई। तो फिलहाल गांव को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें लेकर आ रही है। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कोई पूछे कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। गांव वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट आए प्राइवेट का, ये फोकस है यहाँ पर, और मिल्क और मीट प्रोसेसिंग वगैरह भी इंप्रूव है। तो टोटल मिलाकर इन्होंने बोला था कि 15,000 करोड़ रुपए हम लोग खर्च करेंगे यहाँ पर। और आने वाले टाइम में अगर कोई लोन भी लेना चाहता है तो उसको यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि लोन में भी छूट प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पर। तो इसके चलते इस तरीके का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या मिल्क प्रोड्यूस करने वाली यूनियन, छोटे छोटे लघु उद्योग, प्राइवेट कंपनी, तो जो भी डेयरी फार्मिंग, लाइफ सेक्टर, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना चाहता है तो काम कर सकता है। इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का काफी बड़ा रोल देखने को मिला पिछले टाइम में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग सपोर्टिंग हैंड पर नाबार्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड कराना, सही से चीजों को लेकर चलना, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें, तो उसका फोकस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर गांव से आप लोग आते हैं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखा करो क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई इंसान अगर मोहल्ले में बदनाम हो जाए तो यहां पर कहते हैं इससे डिस्टेंस बनाकर रखना। ऐसा ही काम किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। अगर कोई ऐसा नंबर जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर चीजों को फ्रॉड करने में, तो यहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI ये यहां पर आप लोगों को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा फाइनेंशियल फ्रॉड से, यानी कि आप लोगों के साथ में कोई धोखाधड़ी उससे। तो यहां पर रिस्क बेस्ड मैट्रिक देखने को मिलेगा जिसमें मोबाइल नंबर जो है यहां पर वो एसोसिएट किया जा रहा है फाइनेंशियल रिस्क के साथ में। और जो रिस्क है वो मीडियम हाई या वेरी हाई लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो डेवलप्ड है यहां पर उसके तहत यहां पर ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यानी कि कोई नंबर अगर बाकायदे काट रहा है तो उसको क्लासिफाइड किया जाएगा यहां पर, और यहां पर एडवांस में इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई जाएगी बैंक को कि पेमेंट यहां पर प्लेटफॉर्म को, ताकि ऐसा कोई भी साइबर थ्रेट जो है उसको यहां पर रोका जा सके, फाइनेंशियल फ्रॉड को रोका जा सके, रिस्क को क्लासिफाई किया जा सके। यहां पर डिजिटल पेमेंट को इंटीग्रेट कर जो स्टेक होल्डर है, जो भी काम करते हैं, उनको फायदा में देखने को मिले, और पहले से एक सील्ड तैयार कर दे रियल टाइम में एप्लीकेशन के ऊपर में अगर कोई ऐसा रिस्क यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि आप लोग ऐसे समझो, इससे कहते हैं घर से निकलो तो हेलमेट लगा के निकलना, गाड़ी में जाओ तो सीट बेल्ट बना के रखना, अपनी साइड में चलना है यहाँ पर। तो इसको लेकर चीजें कोशिश की जा रही है कि मैनेज किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कोशिश कर रही है कि ऐसा कोई भी हरकत अगर कहीं पर देखने को मिलती है तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सके और यहाँ पर क्लासिफाई किया जा सके मोबाइल नंबर को रिस्क के बेस पर कि कितना इसको फाइनेंशियल फ्रॉड आने के चांसेस है यहाँ पर। तो मीडियम, हाई और वेरी हाई कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है यहाँ पर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि एटलीस्ट कुछ तो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है, वरना पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे लोगों के पैसे अकाउंट से गायब हुए यहाँ पर। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट
ने भी इनको लताड़ा था गवर्नमेंट को कि तुम क्या कर रहे हो, इतने पैसे लोगों के गायब हो रहे हैं यहाँ पर, क्यों अवेयरनेस नहीं फैला रहे हो। तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सामने निकल कर आए इन चीजों को मैनेज करने के लिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था मेरे हिसाब से। तो कई बार इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इवेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहते हैं अलग अलग लेवल पर। तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज है वीक की वो मैं यहाँ पर कवर करूंगा। तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्टार लगाने वाली न्यूज है, क्योंकि ऐसा कुछ देखने को मिला जो कि बेइज्जती करने वाला है भारत की, और यहां पर इसके चलते हम लोग को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जब ये न्यूज निकल कर आई थी तो मुझे अंदर से रियलिटी में बुरा लगा था यहाँ पर कि इंडिया की पोजीशन दुनिया में नंबर 1 पर है जब हम लोग डोपिंग लिस्ट की चेक करते हैं। डोपिंग लिस्ट मतलब यानी कि जब कोई भी खिलाड़ी नशा कर कर या कुछ ऐसी गोलियां दवाइयां खाकर ताकि उसका जो है एक तरीके से एनर्जी बूस्ट हो सके और वो यहाँ पर मेडल जीत सके, तो उसके चलते हमारा देश टॉप पर देखने को मिलता है। तो ये चीज अंदर से डरावनी लगती है कि हम लोग एक साइड में कह रहे हैं ओलंपिक का गेम हम लोग को ऑर्गेनाइज कराना है और दुनिया में हम लोग टॉप पर हैं यहाँ पर इन चीजों को लेकर। तो क्या रियलिटी में ये चीजें हम लोग को नहीं सुधारनी चाहिए? तो ये रिपोर्ट जो है वो वाडा के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि आप लोग वाडा बोलते हो। और मुझे सबसे बुरी बात क्या लगी, ये कोई पहली बार नहीं है भाई साहब। आप लोगों को कोई बोल दे यार भारत पहली बार इस लिस्ट में आया, चलो छोड़ दो। भाई पिछले 3 साल से यानी कि 22 में हम लोग इसमें टॉप पे थे, ठीक है, 21 में जो था वो रसिया था टॉप पर, यहाँ पर 22 में टॉप पर थे हम लोग, 23 में टॉप पर थे, और अभी 24 वाली लिस्ट पब्लिश की गई उसमें भी हम लोग टॉप पर हैं। सैंपल कलेक्ट किए गए ओनली यहाँ पर 7113 पर, लेकिन इसमें पॉजिटिव पाए गए 260, जबकि फ्रांस जो है दूसरे नंबर पर है, 11,000 के करीब सैंपल कलेक्ट किए गए, ओनली 91 पॉजिटिव है। रसिया तीसरे नंबर पर पहुंच गया, 10,000 सैंपल, ओनली 76। जर्मनी चौथे नंबर पर 15,000, ओनली 54। चाइना पांचवें नंबर पर 24,000 सैंपल कलेक्ट किए गए, ओनली 43। तो भारत की पॉजिटिव लिस्ट जो है वो यहां पर सबसे टॉप पर है, जो कि इंडिया की इंसल्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पर कि एक साइड में हम लोग क्या बातें कर रहे हैं और दूसरी साइड में हमारे खिलाड़ी जो हैं वो उल्टी सीधी दवाइयां खाकर यहां पर बेसिकली गेम खेल रहे हैं यहां पर। तो इसलिए इंडिया से ऊपर था रसिया पर, लेकिन रसिया ने वहां पर इंप्रूवमेंट किया। और यहां पर अभी 2022 में अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका और यहां पर इंडिया, फ्रांस, ये डेटा आप लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है क्योंकि वाडा वो एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो ये न्यूज भी है, साथ में यहां पर एक बॉडी भी कवर हो जाती है वाडा, जिसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग यानी कि डोपिंग को रोकने वाली एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और ये फाउंड की गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा साथ में मिलकर, ताकि यहां पर जो भी कहीं पर अगर कोई गेम हो रहे हैं तो उस गेम को सही तरीके से कंडक्ट कराया जा सके, ना कि वहां नशे के पदार्थ का इस्तेमाल कर कोई यहां पर गेम का जो नॉर्मल जो एक तरीके से जो एथिक्स होता है गेम के अंदर में उसका बर्बाद नहीं किया जाए, क्योंकि गेम दुनिया को जोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए यहां पर बोला गया ताकि ये फाइट कर सके डोपिंग को लेकर। यहां पर इंडिया के अंदर में नाडा देखने को मिलता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यहां पर, जो कि इसके लिए काम करती है। वाडा के जो कोड है, जो वाडा के रूल रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट करती है, तो ये समझ सकते हैं। और इंडिया का जो नाडा है वो यहां पर इसका वाडा का सेक्रेटरी है, यानी कि हम लोग यहां पर काम करते हैं। इसलिए नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी ये आप लोगों को देखने को मिलती है। पर रियलिटी में अगर 3 साल से यार हम लोग टॉप पर हैं तो कहां सो रहे हैं हमारे देश के बेसिकली यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सोचने वाली बात है थोड़ी। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर नाडा के बारे में बता दूं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई थी हमारे देश के अंदर में 2005 में। कल को पूछे किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, यानी कि यूथ जो है बर्बाद हो रहा है और ये बेसिकली ध्यान नहीं रख रही है नाडा यहां पर। तो ये देखने वाली बात है यहां पर कि वर्ल्ड के लेवल पर तो हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर अपॉइंटमेंट भी किया था, ये क्या काम करें, इनको छुट्टी दे दो सबको अगर इतनी बेइज्जती हो रही है यहां पर। तो इसलिए आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो वाडा से नॉर्म्स रहते हैं, नाडा इंप्लीमेंट करती है और एनडीटीएल वो यहां पर चीजों को चेक करती है कि भाई किस तरीके की सिचुएशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये मिलकर काम करते हुए यहां पर नजर आते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी भी आप लोगों को देखने को मिलती है, पर रिजल्ट वो कब वही है 3 साल से हम लोग टॉप पर बने हुए हैं। तो यहां पर मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम पर हमारी रेटिंग यहां पर सुधरे, ताकि 2036 में हम लोग ओलंपिक अपने देश के अंदर में बेसिकली अभी यहां पर हम लोग बिड लगा रहे थे, तो यहां पर समझ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन में और पूछूं, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कहां पर होने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। डिफेंस और सिक्योरिटी की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही इस वीक में, उनके ऊपर में हम लोग नजर डालेंगे। तो ध्यान से सुनना, अगर आप लोग एनडीए सीडीएस या दूसरे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर उसमें भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं। बाकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में तो क्वेश्चन बनते ही हैं यहां से।
इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक यहां पर अभी इंडिजिनस बनाया गया जो शिप है वो कमीशन किया गया, जिसका नाम रखा गया अमूल्य। अमूल्य मतलब जिसका मोल ना लगाया जा सके, यानी कि उसको आप लोग सोच नहीं सकते कितना एक तरीके से उसका भाव है, यानी कि उसका कोई मोल नहीं है। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा देखने को मिला शिप अमूल्य। तो डायरेक्ट पूछा सकता है, तो नाम क्या है बता दिया आप लोगों को। तो ये पेट्रोल विसल है, यानी कि एक तरीके से वहां पर पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आएगा, सिक्योरिटी करेगा हमारी कोस्टल बाउंड्री की। तो जो हमारा देश है आप लोगों को पता है उसकी कोस्टल बाउंड्री आप लोगों को लगभग 7,500 किलोमीटर के करीब देखने को मिलती है। और यहां पर हमारे देश के अंदर में आप लोगों को जो बे ऑफ बंगाल के अंदर में अंडमान और यहां पर अरेबियन सी में लक्षद्वीप भी देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर 60% जो कंटेंट है वो भारत का है यहां पर, और 40% जो है वो बाहर से हम लोगों ने लिया है, यानी कि मेक इन इंडिया आप लोगों को यहां पर 60% प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसका जो होम पोर्ट है यहां पर जहां पर इसको डिप्लॉय किया गया वो उड़ीसा के अंदर में एक पोर्ट है जो आप लोग को याद रखना है, जिसका नाम है यहां पर पारादीप पोर्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं कई सारे पोर्ट्स के बारे में। तो टोटल कितने पोर्ट है हमारे देश के अंदर में आप लोगों को बताना है। तो ये क्या करेगा, इलीगल कोई एक्टिविटी हो रही है उसको रोकेगा, कल को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कोई साइक्लोन आ गया सुनामी आ गया तो उसमें काम करेगा यहाँ पर। साथ ही साथ में कोई स्मगलिंग कर रहा है यहाँ पर तो उसको रोकता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और कल को कोई पोल्यूशन फैला रहा है, कई बार कई सारी ऐसी होती है कि चीजें जैसे नहीं कई बार कि हाँ ये वाला शिप जो है वो पलट गया, वो सारी चीजें हो गई, तो ये काम करेगा लगभग हमारे पर्टिकुलर जो देश की बाउंड्री है उसके आसपास में। तो यहां पर इंडियन नेवी के साथ में सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। कल को अगर इंडियन नेवी भी काम करती है तो उसको भी बैकएंड पे सपोर्ट करता हुआ यहां पर नजर आता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग बन जाते हैं यहां पर ये न्यूज, ठीक है। हमारे देश के अंदर में जैसे बड़े बड़े पोर्ट बन रहे हैं आज के डेट में, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की बात की जा रही है, जिसको BOPS बोला गया है। तो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी जो है यहां पर ये हमारे देश के अंदर में एक कानून लेकर आया गया, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। तो उसके तहत यहां पर एक बॉडी बनाई जाएगी स्टैट्यूटरी, जो कि यहां पर हमारे देश की पोर्ट की सिक्योरिटी करेगी। पोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। मेजर पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, माइनर लोकल जो है स्टेट के कंट्रोल में रहते हैं। तो उसके चलते यहां पर ये काम करते हुए नजर आएगी। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, तो उसके मॉडल पर ये काम करेगी, क्योंकि वो तो एक तरीके से जो जहाज है हवाई जहाज है उनकी उसमें काम करती है। तो यहां पर ये काम करेगी पोर्ट। तो यहां पर सिमिलर टू द पोर्ट जैसे कि यहां पर BCS एयरपोर्ट के लिए काम करती है। यहां पर पेरेंट कौन होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी। डायरेक्टरेट जनरल रहेंगे यहां पर पोर्ट सिक्योरिटी वाले। तो पोर्ट वाले एरिया में सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या जो भी मैरीटाइम जो ऑपरेशंस वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो वो सपोर्ट होते हैं यहां पर नजर आएंगे। ये क्यों है जरूरी, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि फिलहाल पहले हम लोग अपने देश के अंदर में उतने काम नहीं किया करते थे। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में लगभग मतलब आप लोग ये समझो कि जो लगभग 7,500 किलोमीटर की बाउंड्री है उसमें 100% FDI है, ऑटोमेटिक रूट से आज के डेट में। तो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो मेजर पोर्ट हमारे देश के अंदर में आज की डेट में कई सारे, अच्छा कितने टोटल मेजर पोर्ट है ये बताना, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इनलैंड वाटरवेज भी हम लोग अपने देश के अंदर बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, वाटरवेज बना रहे हैं, शिप बिल्डिंग हमारे देश के अंदर में चल रही है। तो कल को चलकर इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑथोरिटी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए ये ऑथोरिटी लेकर आ रहे हैं। तो कल को क्वेश्चन पूछे इसके बारे में तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बॉडी है यहाँ पर। तो ये बेसिक भी है, आप लोगों से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। जब कोई नई चीज बनाई जाती है तो क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर में घोस्ट पेयरिंग के बारे में बात की गई, ये बेसिकली मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री है उसने यहां पर ये बोला कि आज की डेट में कई बार आप लोग के व्हाट्सएप अकाउंट को जो है वो पेयर कर लिया जाता है एक घोस्ट के द्वारा, जिसको आप लोग देख नहीं पाते हैं। यानी कि आप लोग के पास में कोई फोन नहीं आएगा, कोई सिम नहीं आप लोग का हैक करेगा, कोई पासवर्ड हैक नहीं करेगा, बस आप लोगों को एक तरीके से ट्रस्ट के थ्रू आप लोगों के फोन में एंट्री की जाएगी। जैसे कि आप लोगों को कोई नहीं जानने वाला हो, हाय कैसे हो, फोटो पर क्लिक कर दो, डॉक्यूमेंट कोई OTP उसके थ्रू एक बार एंट्री कर ली तो पूरे फोन को वो कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। यानी कि घोस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि वो दूर बैठा हुआ कंट्रोल करेगा, पेयर करेगा। पेयर मतलब कि आप लोग पूरे फोन को अपने कंट्रोल में रखेगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नॉर्मली व्हाट्सएप हो गया या फिर आप लोग का सिग्नल हो गया या कोई टेलीग्राम जैसा एप्लीकेशन हो गया, तो वो प्राइमरी इसके विक्टिम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसीलिए मिनिस्ट्री ने यहां पर एडवाइजरी इशू की, लोगों को अवेयर कराया गया व्हाट्सएप अकाउंट पर, खासकर किसी पिक्चर पर या कोई भी ऐसी चीजों पर आप लोग क्लिक ना करें ताकि आप लोग का फोन वगैरह कोई हैक करता हुआ यहां पर नजर आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। हमारे देश के अंदर में जनता के पास में फोन तो है पर वो नहीं जान पाते रियलिटी में क्या दिक्कतें देखने को मिलती है। सामने से आया हाई क्लिक दिस पिक या फिर
कोई ये बोल रहा है कि योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, तो आप लोग इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, पता नहीं कहां कहां कॉल कर रहे हैं। तो यहां पर कोई सिम के साथ में, पासवर्ड के साथ में कोई टेक्निकल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, आप लोगों के साथ में मैसेजिंग की जाएगी ताकि आप लोगों को अपने कंट्रोल में किया जा सके, और किसी फोटो, डॉक्यूमेंट या ओटीपी का क्लिक कराकर आप लोगों की चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की जाएगी। ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी की जारी। तो घोस्ट पेयरिंग क्या है, तो सोशल इंजीनियरिंग है जो कि बेस्ड ऑन द साइबर अटैक, जो कि यहां पर सीक्रेटली आप लोगों के फोन को पेयर करेगा, आप लोगों की डिवाइस को अपने कंट्रोल में ले लेगा और फिर वहां से सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। तो ये काफी रिसेंटली न्यूज में थी कई सारी बातें। तो घोस्ट पेयरिंग क्या होती है एटलीस्ट पता होना चाहिए। मैंने कहते हैं पेयरिंग बना लेना, एक लड़का एक लड़की आपस में जुड़कर पेयर बना लिया, अच्छा पेयर दिखता है। तो यहां पर घोस्ट यानी कि भूत, जिसको देख नहीं पा रहे हैं, वो पेयर बना रहा है आप लोगों के फोन का और वो आप लोगों को हैक किए बैठा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसलिए अपने व्हाट्सएप, अपने फोन को ना तो किसी को दो, साथ ही साथ में ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा भेजे गई किसी लिंक, फोटो पर अननोन का आप लोग बेसिकली क्लिक करो। किसी कोई भी अननोन नंबर से मैसेज आ रहा है उसको इग्नोर मारो, ज्यादातर किससे बात हो रही है और यहाँ पर उसके थ्रू कोई कुछ भेज रहा है जिस पे आप लोगों को ट्रस्ट है, उन्हीं चीजों को आप लोगों को खोलना है या फिर टच करना है। ओके, यहां पर हम लोग बात करेंगे हेल्थ इज वेल्थ के बारे में। और आप लोगों से हमेशा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जब हेल्थ की बात आती है कि हमारे देश के अंदर में हेल्थ जो है वो यहां पर 7वें शेड्यूल के अंदर में कौन सी लिस्ट में आता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखता हूं आप में से कौन कौन यहां पर बता पाता है। यहां पर एक बीमारी काफी ज्यादा न्यूज में रही थी जिसको कहते हैं व्हाइट स्पॉट डिजीज, यानी कि व्हाइट स्पॉट हो गए एक तरीके से। तो यहां पर जो झींगे होते हैं खासकर उनके बारे में बात करें, या फिर कोई भी केकड़ा हो गया, तो जिनको समुद्र से पकड़ा जाता है उनके ऊपर में यहां पर ये डिजीज देखने को मिल रही थी जिसको WSD बोला गया। तो ये हाईली कॉन्टिग्यूस यानी कि संक्रामक बीमारी फैलने वाली यहां पर देखने को मिली और इसको यहां पर बोला गया व्हाइट स्पॉट डिजीज। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह था इसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर कोई ऐसी बीमारी देखने को मिल रही है यहां पर और फिर उस बीमारी का प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं मार्केट में, तो दिक्कत निकल कर आती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई यहां पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो खासकर कोस्टल रीजन में जो मछली पालन और इनके ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है यहां पर। तो ये भी पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। तो कल को चलकर कोई पूछे वायरस का क्या नाम था, यहां पर क्या रखा गया, तो यहां पर यह है WSSV यानी कि व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। तो इसकी वजह से फैली व्हाइट स्पॉट डिजीज। जैसे व्हाइट स्पॉट हो जाता है, कई बार दांत धब्बे हो जाते हैं हमारे शरीर पर, इसी तरीके से यहां पर ये झींगे, केकड़ा, इनके ऊपर ये व्हाइट स्पॉट देखने को मिला, जिसके चलते यहां पर बोला कि जो मैरीन जो बेसिकली जीव जंतु हैं वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं। समुद्री पानी जो है यहाँ पर खासकर जो आप लोग ब्रैकिस वाटर बोलते हैं, जहां पर खारा और समुद्री पानी आकर मिलता है, तो यहाँ पर ये बेसिकली जो नदियों का पानी और समुद्री पानी मिलता है वो, और मैरीन लाइफ के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि हम लोग काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए बोला गया था कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसीलिए इसके ऊपर इतना डिस्कशन हो रहा था हमारे देश के अंदर। एक बीमारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून, यानी कि आप लोग का इम्यून सिस्टम जो कि आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है वही शरीर को खाना स्टार्ट कर दे, तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। एक है ऑटोफेजी यानी कि सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो इंटरनल सेल है, जो बेकार सेल हो चुकी हैं या ओल्ड हो चुकी हैं या अनवांटेड सेलुलर सिस्टम है, उसको क्लीन करने की कोशिश की जाती है यहां पर। तो ये सेलुलर हेल्थ का एक अच्छा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि रिसाइकल करता है डैमेज सेल को यहां पर और रिमूव करता है नॉन फंक्शनल जो वेस्टेज रहते हैं यहां पर, और डिस्ट्रॉय करता है पैथोजन जैसे वायरस या बैक्टीरिया इनसाइड द सेल यहां पर। तो ये लॉन्ग लिविंग सेल के लिए सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑटोफेजी यहां पर। तो ऑटोफेजी जो है इससे रिलेटेड जो बात करते हैं माइक्रोकांड्रियल खासकर इनहेरिटेंस कंट्रोल देखने को मिला था। तो ऐसी सेल देखने को मिलती है जो कि यहां पर आप लोगों के शरीर के अंदर में इन चीजों को कंट्रोल करती है। तो एल्जाइमर डिसीज या फिर यहां पर दूसरी जो बीमारियां हैं यहां पर, जैसे यहां पर हंटिंगटन रोग बोला गया, यहां पर ये ऑटोफेजी की हिस्से के साथ में कनेक्टेड आप लोगों को नजर आते हैं। तो कल को चलकर अगर आप लोगों से पूछे तो एक साइड में तो हो गया यहां पर ऑटो इम्यून, तो ऑटोफेजी सेल पेटिंग प्रोसीजर है यहां पर जो कि बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। तो ये अच्छी चीज है यहां पर, और कई बार कई सारी बीमारियों को यहां पर इसके थ्रू डिसरप्ट भी किया जा सकता है यहां पर। तो एक छोटी सी टर्म है ये बेसिकली जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। कल को चलकर कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस तरीके की टर्मिनोलॉजी के बारे में, अगर आता है न्यूज में तो फिर ये पता नहीं चलता कि यार ये क्या है, कैसे है, क्यों है। तो जैसे आप लोग को बोलता है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहां पर आप लोग अगर बात करते हैं एक साइड में जैसे कि मेडिसिन होती है और दूसरे साइड में वैक्सीन होती है, तो हम लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन लगवा दो बच्चों को। तो वैक्सीनेशन इसीलिए लगाया जाता है ताकि मेडिसिन की जरूरत ना पड़े आगे चलकर। तो वैक्सीनेशन इज बेस्ट है, मेडिसिन तो बीमार होने पर मिल ही जाएगा। कोविड-19 पर आप लोग को दवाई नहीं दी गई थी, आप लोग को वैक्सीन दी गई थी ताकि प्रिवेंशन हो सके। तो इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यहां पर। तो शरीर के अंदर में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिनको हम लोग अच्छे से लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर ऑटोफेजी एक ऐसा ही सिस्टम आप लोग को देखने को मिलता है।
यहां पर हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक वाले पोर्शन के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब एग्जाम के बारे में बात करते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा टॉपिक को, क्योंकि ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गांव वाले एरिया के अंदर में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारी चीजों को अपडेट किया जा रहा है आज की डेट में भी। तो इसके चलते यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है भारत नेट। ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, स्टार्टिंग में यहाँ पर ओरिजिनल इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था, फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज कर दिया 2015 में, यहाँ पर भारत नेट। तो डिजिटल इंडिया के तहत में गांव वाले एरिया में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, जो कि आज तक भी पूरा नहीं हो पाया। ये कंटिन्यूअस चल रहा है पिछले लंबे समय से, क्योंकि कोई छोटे मोटे गांव नहीं हमारे देश के अंदर में। लगभग 6.5 लाख के करीब गांव हैं और 2.5 लाख के करीब ग्राम पंचायत आप लोगों को देखने को मिलती है। कई सारे गांव छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए 2-3 गांवों को मिलाकर एक पंचायत बना देते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसका बेसिक पर्पज ये है कि गांव में अगर इंटरनेट रहेगा तो जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जो फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटी हम लोग गांव में भी पहुंचा पाएंगे, पर फिलहाल वो फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए यहां पर कोशिश की जा रही है कि गांव वाले एरिया में पहले इंटरनेट पहुंचेगा, और जब इंटरनेट पहुंच जाएगा तो फिर फैसिलिटी तो अपना आप पहुंच जाएगी यहाँ पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो 11 में स्टार्ट किया गया, पर ढंग से फोकस देना 2015 में स्टार्ट किया, और आज की डेट में इसकी प्रोग्रेस को चेक करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ये ढंग से पहुंचता है तो गांव वाले एरिया में ई गवर्नेंस, ई हेल्थ सर्विस, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग सर्विस, यहाँ पर साथ ही साथ में डिजिटल से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव होते हैं, जियो एयरटेल की सारी फैसिलिटी गांव में मिल पाएगी। यहाँ पर यूनिवर्सल जो सर्विस ओब्लिगेशन फंड बनाया गया था इसके लिए, ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, पर लेकिन फिर भी चीजें जो है ढंग से नहीं चल पाई। तो याद रखना, फंड था यूनिवर्सल ओब्लिगेशन फंड। और साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है, इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, बीबीएनएल, बीएसएनएल नहीं, बीबीएलएनएल, और स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया था, जो कि यहां पर रजिस्टर किया गया था रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट के तहत में। तो यहां पर ताकि फोकस किया जा सके सिस्टमेटिक वे में। हालांकि अब तो कंपनी एक्ट भी चेंज हो गया, तो गांव में फोकस ये था 100 एमबीपीएस स्पीड आ सकेगी यहां पर ग्राम पंचायत पर, और साथ में 2 एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक ब्रॉडबैंड हाउस होल्ड की फैसिलिटी दी जाएगी गांव में। तो ये पूरा का पूरा पर्पस था इसका। तो याद रखना, ये एक इनिशिएटिव है जो कि हमारे देश के अंदर में अब तक भी इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो कैसे चीजों को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि कब तक चीजें कंप्लीट हो पाती है। आप लोग कितने ऐसे हैं जो गांव से आते हैं, आपके गांव में इंटरनेट की कैसी फैसिलिटी है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। इसका पहले नाम क्या था, क्या नाम चेंज कर दिया गया, और क्या बेसिक पर्पस था। तो ये बेसिक बातें एटलीस्ट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी, पब्लिक इंटरनेट, इन्फॉर्मेशन एवरीवन, अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोग्राम यहां पर, ताकि लोगों तक चीजें पहुंच सके, यूनिवर्सल एक्सेस फोन मिल सके, आईटी की जॉब, ई क्रांति, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक, तो सारी चीजें गांव वाले एरिया में चाह रहे थे कि प्रोवाइड हम लोग यहां पर कराएं। पर लेकिन वही है, हमारे देश के अंदर में चीजें बोलना और उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, तो उसी को सुधारने की कोशिश यहां पर की जाती है। हमारे देश के अंदर में एक रडार है जिसको बोलते हैं डोपलर वेदर रडार, DWR। तो कल को चलकर कोई पूछे यार ये क्या है, तो सबसे पहले तो एक रडार है। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर रडार है, अब हमारे देश के अंदर में लगभग 87% एरिया को कवर कर रही है। यानी कि कल को चलकर डिटेक्ट करना, ट्रैक करना कि वेदर कैसा है, यहाँ पर कहां बारिश हो सकती है, कहां क्या क्या दिक्कत है, उसकी वार्निंग देना, पहले से ही फोरकास्ट करना। तो इसको करते हैं यूज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो आप लोग कहते हैं ना टेम्परेचर ऐसा है, डिजास्टर आएगा या क्या आएगा, साइक्लोन आएगा, फ्लान ढिमकाना। तो इसके लड़के इंडिया के अंदर में मोर देन 35 डोपलर वेदर रडार लगाई गई कोस्टल रीजन से लेके साइक्लोन प्रोन एरिया में, ताकि चीजों को हम लोग मैनेज कर सके यहाँ पर। तो डोपलर जो वेदर रडार है यहाँ पर, ये डोपलर इफेक्ट पर काम करती है। डोपलर इफेक्ट ऐसे होता है जैसे आप लोग सड़क पर खड़े हुए हैं, यहां पर एक गाड़ी हॉर्न बजाती है, पॉं ऐसे करके चली गई। तो जहां से आई पहले दूर थी आवाज, फिर पास आई हाई आवाज हो गई, फिर दूर चली गई। तो यहां पर ये देखा जाता है रिटर्निंग इको कैसी आ रही है यहां पर, और ट्रांसमिटिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर वहां से रिटर्न होकर कैसे आ रही है। तो उसके बेसिस पर यहां पर चेक किया जाता है कि कितना, जैसे बादलों पर गई तो बादलों से टकरा कर रही, तो उसका फिर यहां पर चेक करते हैं कि किस तरीके से रिटर्निंग इको आ रही है, और उसके बेसिस पर फिर यहां पर ये पता लगाते हैं। तो ये रडार का सिस्टम काम करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा एक मैंने आइडिया दिया है बस आप लोगों को, कि आप लोगों को समझना हो तो आप लोग ये बोले कि सड़क से कोई गाड़ी जा रही है, तो दूर से हॉर्न बजाती हुई आ रही है, सायरन बजाती हुई आ रही है, पास से निकल के चलेगी। तो जब आप लोगों के पास में आए तो हाई को हुई, और बाद में वो चीजें चेंज होती चलेगी आराम आराम से। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये डोपलर रडार अब हमारे देश के अंदर में अच्छे खासे लेवल पर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो इससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है पहले के कंपेयर में। पहले तो हम लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते थे
कितना यहाँ पर कवर किया जा रहा है, पहले सही से फोरकास्टिंग की जाती थी और फोरकास्टिंग भी अब आप लोग को अच्छी देखने को मिल रही है। तो डोपलर वेदर रडार के बारे में ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कन्वेंशनल रडार जो नॉर्मल रहती है उससे ज्यादा बेटर रहती है, यहाँ पर मेजर करती है विंड की स्पीड को भी, जो कि वो नहीं कर पाती है। तो कल को चलकर बोले कि नॉर्मल रडार में उसमें क्या फर्क है यहाँ पर, तो रेन को तो दोनों डिटेक्ट कर लेती है, पर लेकिन विंड को यहाँ पर डोपलर ही डिटेक्ट कर पाती है। स्टॉर्म कोई आ रहा है उसको भी डोपलर ही डिटेक्ट कर पाती है। अर्ली वार्निंग ये लिमिटेड है, ये हाई है, तो इसलिए डोपलर रडार ज्यादा बेटर मानी जा रही है और जगह जगह हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिप्लॉय भी कर दिया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो साइक्लोन, फ्लड, लाइटनिंग जैसी सारी चीजें यहाँ पर ये कवर करेगी और इन्फॉर्मेशन देगी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में आते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो यहाँ पर इनको सारी जो डोपलर है ये इनको मैनेज करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। आशा करता हूं कि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। एक ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, ये हमारे देश के अंदर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस के लिए काम करती है, जिसका नाम है यहाँ पर INSPAC। इसको फुल फॉर्म आप लोग बोलेंगे इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन। तो यानी कि प्रमोट करती है, यहाँ पर प्रमोशन करती है स्पेस से रिलेटेड, यानी कि कल को चलकर अगर कोई यहाँ पर एक तरीके से स्पेस के फील्ड में कुछ करना चाह रहा है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्शन करना पड़ेगा, तो ना कि इसरो के, क्योंकि इसरो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला, ये स्पेस लैब हमारा ये इनिशिएटिव है इसका, तो कल को चलकर पूछे किसका इनिशिएटिव है, तो इन स्पेस का इनिशिएटिव है यहाँ पर। तो ये अपने ही तरीके का पहला स्पेस इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा जो देश के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये हमारे देश के अंदर में जो एकेडमिक है इंस्टीट्यूशन, उनको साथ में लेकर लॉन्ग टर्म विजन है ताकि स्पेस के फील्ड में हम लोग अच्छे से काम कर सकें, और ये यहां पर इसके लिए काम कर रही है। तो पहले यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो सिंगल विंडो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, ज्यादा धक्के नहीं खाने, अपना मिशन यहां से स्टार्ट किया सकता है। ऑटोनोमस है, एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल रहता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में। ये यहां पर बेसिकली स्पेस में रिफॉर्म लाने के लिए, ताकि कल को कोई प्राइवेट भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको भी सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। हमारे देश में सरकार अभी क्या चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि सरकार के साथ में प्राइवेट वाले भी आकर जो है वो यहां पर पार्टिसिपेट करें, सरकार को ही सारा खर्चा नहीं करना पड़े। तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला ये इसी फील्ड में काम करती नजर आएगी, जो कि हमारे देश के अंदर में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कॉलेजेस वगैरह, तो वो भी यहां पर आकर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट 75% यहां पर फंडिंग प्रोवाइड कराती हुई नजर आएगी, जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ तक की कैप है पर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। तो मिलजुल कर काम किया जाएगा यहां पर, और वैसे प्राइवेट वाला भी अगर आकर कुछ करना चाहता है तो उसके लिए भी खुले दरवाजे हैं यहां पर, ताकि चीजों को अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो ये अच्छे इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, तो दुनिया भर में इसी तरीके से काम चलता है मिलजुल कर, तो हमारे देश में भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन ही बन सकता है। IIT दिल्ली के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया AILA, तो यहां पर ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंस, मिलकर किसके साथ में, डेनमार्क और जर्मनी के साथ में। तो डेनमार्क और जर्मनी को आप लोग लोकेशन देखो मैप में कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग याद रख पाओगे। तो यहां से अगर आप लोग चलोगे तो आप लोग यहां पर डेनमार्क और यहां पर जर्मनी, तो इनके साथ मिलकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एजेंट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल आप लोग गूगल को कहते हैं, गूगल ये लोकेशन कहां पर है, तो गूगल बता देता है, आप लोग उसको बोलते हो तो वो रिएक्ट करता है। पर एजेंट ऐसा है, उसको पहले से ही बोल के छोड़ दोगे कि तुम ये काम कर देना। जैसे नहीं घर में आप लोगों ने कोई नौकर छोड़ दिया कि जब तक मैं आऊं घर का सफाई कर देना सब कुछ, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर अगर चाहते हैं किसी को आप लोग को रिप्लाई करना है, तो आप लोग इसको बोलकर छोड़ दोगे कि मेरे मम्मी पापा का फोन आए, को मैसेज आए तो ऐसे रिप्लाई करना, रेस्पेक्ट के साथ में, दोस्त का आए तो मजे लेकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आए तो लवी डवी होकर, तो ये सारे काम आप लोग के हिसाब से कर देगा, उस हिसाब से रिप्लाई कर देगा यहाँ पर। तो ये ऐसा सिस्टम आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो हमारा देश इसमें अभी आगे चल रहा है यहाँ पर। तो ये जस्ट सपोर्टिंग टूल नहीं है, अपने हिसाब से काम करता हुआ IIT दिल्ली इंटरनेशनल लेवल पर काम करिए, तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रहेंगे। कल को चलकर यहां पर अगर लैब में छोड़ दिया कोई काम करने के लिए, तो वो सारे काम निपटाए मिलेगा अपने आप से ही इंडिपेंडेंटली यहां पर। तो ये एक तरीके से आप लोगों को रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग करना, लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली सपोर्ट करना, तो ये अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। सोचो आप लोग को एक्सपेरिमेंट करना है, लेबोरेटरी में इसको चला के छोड़ दो, ये जब तक आप लोग सो घूमो फिरो खाओ, ये काम कर कंप्लीट कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर डेवलप की जा रही है आज की डेट में। तो याद रखना हमारे देश का है, IIT दिल्ली का है ये, और यहां पर इंडिया, डेनमार्क और जर्मनी के साथ मिलकर काम कर रहा है साइंटिफिक फील्ड के अंदर में, तो ये पॉजिटिव है। इस वीडियो का बेसिक पर्पज ये रहता है ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को याद हो जाएं। फिर भी और अच्छे से याद करना चाहते हैं तो क्विज जरूर अटेम्प्ट किया करो एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाकर। तो यहां पर आप लोग फ्री क्विज वाले सेक्शन में और वीकली टेस्ट और दे दिया करो, बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। और जो वीकली वीडियो आती है जो MCQ वाली, उसको भी देखा करो, आप लोग बेहतरीन तरीके से चीजों को तैयार कर पाओगे। बाकी अगर आप लोग सीरियसली किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। स्टडी लवर वीर के नाम से एप्लीकेशन और वेबसाइट है। यहाँ पर कंटेंट की क्वालिटी देखकर आप लोग को पता चलेगा किस लेवल की है, तो वहां पर कनेक्ट करोगे तो आप लोगों को
सारी चीजों का पता चल जाएगा। आशा करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो 10 में से कितने मार्क्स दोगे इस लेक्चर को, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। और बाकी सारे लेक्चर किसने देखे अब तक, तो वो भी आप लोग बताना। तो लव यू ऑल इतने पेशेंस के साथ में लेक्चर को सुनने के लिए। और अब मैं आप लोगों से अगले साल ही मिलूंगा, इस साल तो यार नहीं मिल पाऊंगा इस सीरीज के अंदर में, ठीक है। तो डरना नहीं है, कंटिन्यूअसली सीरीज आप लोगों के सामने आएगी, अच्छे से एंजॉय करते रहिए। तो लव यू ऑल, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।